Hello guys, good evening all of you. Today we will discuss about Commerce PGT previous year question. First question is one man control is the best in the world is a statement of। तो क्या बोला गया है इसमें कि एक आदमी क्या कंट्रोल कर सकता है पूरे विश्व में, वो स्टेटमेंट कौन दिया था? तो वो दिया था विलियम आर वैशल। ठीक है, विलियम आर वैशल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो इसमें क्या पूछा गया दोस्तों कि कौन सा बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है? तो बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला मे बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। तो क्या है इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो में? तो वो कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों? नेट वर्थ बाय टोटल डेट। क्या है? नेट वर्थ बाय टोटल डेट। क्वेश्चन नंबर 104 स्टॉक डिविडेंड फिल इन द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? इंक्रीज। स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इफ़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि क्या है इसमें, इफ़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख एंड एनुअल कैश फॉलो इज ₹50,000 देन पे बैक रेसिप्रोकल विल बी। तो इसमें क्या 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 दिया है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट 2 लाख कर रहा है, कैश फॉलो 50,000 है। तो इसमें क्या निकालने बोला है? पे बैक रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पे बैक पीरियड बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाई हो जाएगा कैश फॉलो जो कि 4 ईयर्स आया, और पे बैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/पे बैक पीरियड होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा जो कि पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट बाय कैश फॉलो, और उसमें से कितना ईयर निकला? तो 4 ईयर्स निकल गया। और पे बैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/पे बैक पीरियड होता है, और पे बैक पीरियड हम लोग का कितना निकला है? 4 ईयर्स। तो 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.25। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है which formula may be used for certain equivalent coefficient in case risk analysis in capital budgeting। तो क्या हो जाएगा इसके? केस रिस्क एनालिसिस कैपिटल बजटिंग का कौन सा फॉर्मूला होता है? तो रिस्क लेस कैश फॉलो बाय रिस्की कैश फॉलो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिस्क लेस कैश फॉलो बाय रिस्की कैश फॉलो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों कि मतलब वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है The principle of trading on equity provides a basis for using fixed interest bearing capital as a source of। तो जो ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग में जो इक्विटी प्रोवाइड्स होता है तो वो क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल एज ए सोर्स ऑफ। तो वो कैसा सोर्स होता है? वो परमानेंट फाइनेंस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट। तो रेट ऑफ डिविडेंड में इक्विटी शेयर्स में क्या नहीं आता है? तो ये फ्लोटिंग नहीं आता है, उसमें फिक्स्ड नहीं आता है, उसमें आता है फ्लोटिंग, इक्वल एंड सुटेबल। एंड क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज कैलकुलेटेड अकाउंट टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फंड को किस में कैलकुलेट किया जाता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में कैलकुलेट किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों जो कि है स्टॉक डिविडेंड इज नॉन अस। तो स्टॉक डिविडेंड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वो बोनस शेयर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 112 जो कि है विच बैंक इज नॉन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट्स इनटू कैश इजीली विदाउट। इसमें कैश नॉन कैश एसेट्स को कैश में कैसे मतलब इजीली कर सकते हैं?
चेंज कैसे किया जा सकता है, तो लॉस। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन केस एसेट्स। नॉन केस एसेट्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केस, इजीली एंड विदाउट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 जो कि दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड कॉज अ चेंज इन ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी को कौन सा ट्रांजेक्शन्स में चेंज किया जाता है, इसमें आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन। क्या आ जाएगा, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो कंज्यूमर बिहेवियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ का स्टडी करता है, तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। तो ये चारों ही चीज़, तीनों ही का मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 जो कि है, पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलास्ट्रेट्स आ। पर्सनल टैक्स को इंडिया में किस में इलास्ट्रेट किया जाता है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट को रेफर्स किस सिचुएशन में करना होता है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के सिचुएशन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, ए मोनोपोली फर्म मैक्स मोर प्रॉफिट। एक मोनोपोली कब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता है, मैक्स मोर प्रॉफिट कब बनाता है, तो बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमोंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। क्योंकि मोनोपोली क्या होता है, वन सेलर होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग से अपना प्राइस रखता है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, अपनी इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमोंग प्राइस, ठीक है, आउटपुट कॉम्बिनेशन में, इसीलिए वो क्या होता है, मोर प्रॉफिट कमाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मोनोपोलिस्टिक आर प्राइस टेकर्स। क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर्स, सेकंड मोनोपोली फर्म अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, अ मोनोपोली फर्म, थर्ड है अ मोनोपोली फर्म फेस स्ट्रेट डिमांड लाइफ, एंड फोर्थ है सप्लाई कर्व ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज पॉजिटिव स्लोप्ड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर्स। मोनोपोलिस्ट क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। ए मोनोपोली इज अ मार्केट इस, क्या होता है, मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट, सिंगल सेलर होता है ये, हु हैज़ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ कमोडिटी और सर्विस, मतलब उसका कंट्रोल में ही वो अपना सर्विस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। तो कौन सा टेरिटरी सेक्टर में नहीं आता है, ये कौन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों एग्रीकल्चर है जो कि कौन सा ये में आता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इन फिल इन द ब्लैंक्स फैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल। तो कौन सा लीडरशिप इसमें से नहीं है, तो इसमें से लीडरशिप क्या है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेटिक है, इसमें क्या नहीं है, फ्री रेन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फोर्स दैट सेव्स पर्सनालिटी। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा इन्वायरमेंटल फोर्स है जो कि पर्सनालिटी का शेप्स में आता है, तो ये जेंडर ऑप्शन है, हाइट है, एक्सपीरियंस है, ब्रेन साइज है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, एक्सपीरियंस। इन्वायरमेंटल फोर्स, जब तक हम कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो हमारा पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 जो कि है, द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसका प्रोसेस है, फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग एन इंटरनल एनालिसिस, सेकंड है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज, थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड फोर्थ है इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवेलुएटिंग रिजल्ट्स होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो कि है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज। तो अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलिवेटेड टाइप मतलब किस चीज़ का ज़रूरत होता है, तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है, ठीक है,
सबसे ज़्यादा मतलब इस इम्पो मतलब क्या होता है इसमें, क्या बोला है, मैस्लो के अनुसार मोस्ट एलिवेटेड किसको दिया जाता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 जो कि है व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन को किस 3 वर्ड से डिफाइन किया गया है, तो वो है इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 जो कि है दी सैलरी ऑफ फैक्ट्री कलर की स्टेटेड अस। तो सैलरी का जो क्या होता है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री कलर को किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट से ट्रीट किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 जो कि है लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉस बाय फायर किसका एग्जाम्पल है, तो एबनॉर्मल लॉस का है। अब है क्वेश्चन नंबर 129 जो कि है इन केस ऑफ राइज इन प्राइस लेबल्स द मोस्ट सूटेबल मेथड। मोस्ट सूटेबल मेथड क्या है, वैल्यूइंग मटेरियल इशूड, इसमें लीफो है मोस्ट सूटेबल मेथड। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनालिटी। इन्वायरमेंटल फोर्स में कौन सा ये पर्सनालिटी को ये करता है, तो एक्सपीरियंस करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 जो कि है द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। फाइनल स्टेप क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो ये है एवेलुएटिंग रिजल्ट्स है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो कि है अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज, सॉरी दोस्तों ये दो बार से आया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है एलिवेटेड टाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट 126 जो कि है व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। द सैलरी ऑफ फैक्ट्री कलर की ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होता है एबनॉर्मल लॉस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 जो कि है द मेन पर्पस ऑफ लॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। मेन पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है, स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू द। स्टोर लेजर कार्ड किस चीज़ के मतलब किसके बराबर होता है, तो विन कार्ड के टाइप का होता है, सिमिलर होता है उससे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 जो कि है स्टैंडर्ड रेट इज़ पेड टू द एम्प्लॉय व्हेन इज़ कंप्लीटेड हिज जॉब। स्टैंडर्ड रेट को एम्प्लॉय कब मतलब क्या करता है, कंप्लीटेड हिज जॉब कब होता है, तो इन स्टैंडर्ड टाइम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स इज द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। किस कारण में उसका बिल फॉल्स करता है, तो वो होता है मैच्योरिटी डेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 जो कि है जॉइंट वेंचर इज पार्टनरशिप। तो जॉइंट वेंचर का पार्टनरशिप क्या होता है, विथ नो फर्म नेम, इसका कोई फर्म का नेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। बिजनेस को क्या नाम से जाना जाता है, तो लाइबिलिटीज। ओइंग ऑफ द बिजनेस को किस नाम से जाना जाता है, तो लाइबिलिटीज कहा जाता है, मतलब लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 जो कि है केस सेल्स विल बी रिकॉर्ड इन। केस सेल्स को क्या किस चीज़ से रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो होता है केस बुक। अब देखते हैं क्वेश्चन 137 जो कि है द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो रियल अकाउंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किसमें एक्सक्लूड्स होता है, सेल्समैन कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 139 है ए कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट मे इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग, तो किसमें होता है, डेबिट नोट में। क्वेश्चन नंबर 140 जो कि है विच ऑफ दिस इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रोविजन फॉर डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रिसिएटेड। कौन सा डेप्रिसिएटेड नहीं होता, तो लैंड क्या होता है, कभी भी डेप्रिसिएटेड नहीं होता है दोस्तों। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो नोशनल कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 143 है जो कि मेरिट रेटिंग हेल्प्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेरिट रेटिंग को किस में एक्सेप्ट किया जाता है, तो डी लिंकिंग रिवर्स विथ मेरिट्स में। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को किस में इंक्लूड किया जाता है, इसको छोड़ के, तो डियरनेस अलावेंस को छोड़ के नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को इंक्लूड किया जाता है।
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 जो कि है द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड अस। बेसिक रिसर्च क्या ट्रीट होना चाहिए, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि है टू कॉइन्स आर टोस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ हेड्स। तो इसका क्या निकालना है, इवन नंबर ऑफ हेड्स। तो टू कॉइन्स क्या होता है 5 टाइम्स, तो 10C1, ठीक है, 10C2, मतलब 5 टाइम्स बोला है तो इवन नंबर बोला है, ठीक है। इवन नंबर बोला है तो हम लोग क्या क्या लेंगे, 1 लिए, 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए एंड 9 लिए। ऑड नंबर बोलता है तो क्या लेते हैं, 2, 4 ऐसे 6। लेकिन इसमें क्या दिया है, तो इवन नंबर जो कि है टू कॉइन्स आर टोस्ट 5 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। 2 कॉइन 5 बार लेना है, जो कि 10C1 लिए फर्स्ट में, 1/2 का पावर 10 प्लस 10 का पावर C3 क्योंकि इवन नंबर दिया है, फिर 10 का पावर C5 इवन नंबर प्लस 10 का पावर C7 प्लस 10 का पावर C9। और सब में क्या है ये 1/2, क्योंकि ये 5 टाइम्स ले रहा है तो 1/2 का पावर 10 हो गया, और 2 का पावर जो पहले से 10 ये है, 2 का पावर ये जो 10 है इसको यहाँ पे लिए, ठीक है। एंड इसका आंसर क्या आ गया, तो 1/2 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों जो कि है पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस। तो पब्लिक नोटिस कब रिक्वायर्ड होता है, कौन सा केस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन ऑफ माइनर, सेकंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट बाय स्लीपिंग पार्टनर एंड फोर्थ क्या है एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू ऑफ नोट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर। तो पब्लिक नोटिस कब रिक्वायर होता है दोस्तों, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू ऑफ नोट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर के टाइम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को कब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट है ट्रेडमार्क ऑन बाय द फर्म, सेकंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, थर्ड है गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड फोर्थ है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर। तो कब नहीं कर सकते हैं इंक्लूड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स के टाइम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 जो कि है वेयर द अनपेड सेलर हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स द राइट लाइन। तो राइट लाइन कब होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स के टाइम कैन बी एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि है अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है, तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन इसका है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, सेकंड है बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है बाय एग्रीमेंट एंड नोवेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ। तो डिमांड किसका फंक्शन होता है, तो ये प्राइस का फंक्शन है डिमांड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में मेजर्स किया जाता है, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर में किया जाता है। अब देखते हैं एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। तो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हमेशा क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 155 जो कि है द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होता है, जब MU इज मतलब मार्जिनल यूनिट जब 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 जो कि है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब होता है, तो उसका जब ज़रूरत होता है, नेसेसिटीज़, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 जो कि इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीन्स। वैलेंस व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी में वैलेंस का क्या मतलब होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम जब होता है तो वो क्या होता है, वैलेंस का मतलब होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 158 जो कि कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व था। कैपिटल बजट को कब इन्वॉल्व किया जाता है, तो प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट्स। प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट्स के टाइम में कैपिटल बजट को इन्वॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं विच इज़ नॉट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कौन सा डिविडेंड का फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड। जीरो डिविडेंड क्या नहीं होता है, डिविडेंड का फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 160 है दोस्तों प्राइस रेशियो मेथड इज। तो प्राइस रेशियो का मेथड क्या होता है, अर्निंग यील्ड मेथड को ही प्राइस रेशियो मेथड बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 161 है मार्केटिंग सेगमेंटेशन शुड बी फॉलोड। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन को किस में फॉलो किया जाना चाहिए? तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन को फॉलो किया जाना चाहिए मार्केटिंग प्लान्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व होता है। तो मार्केटिंग मिक्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशनल मिक्स एंड सर्विस मिक्स, सारे में होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है विच इज़ नॉट द पी ऑफ मार्केटिंग। तो पी ऑफ मार्केटिंग कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्राइस है। तो क्या नहीं है? तो पॉलिसी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट भी है, प्रमोशन भी है, प्राइस भी है, पॉलिसी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 164 है दोस्तों, जो कि है इंटरनेट मार्केटिंग डज नॉट डील। इंटरनेट मार्केट को कहाँ पे डील नहीं किया जा सकता है? तो फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है इंटरैक्टिव मार्केटिंग, थर्ड है ईमेल मार्केटिंग, फोर्थ है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो ये किस में डील नहीं किया जाता है? तो ये एडवर्टाइजिंग में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PERT एंड CPMR। PERT और CPM क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टेक्निक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज। तो लीनियर प्रोग्राम को कहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है? द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ TQM इंक्लूड्स। एलिमेंट ऑफ TQM को कहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए? तो ये होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव में। क्वेश्चन नंबर 168 का क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस में होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन। विच इज इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। तो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी क्या होता है दोस्तों? इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होता है इंटीग्रिटी। गुड एथिक्स इज गुड, गुड एथिक्स इज गुड, गुड एथिक्स किस में गुड होता है? तो वो बिजनेस के लिए होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि द राइट शेयर्स इंजॉय प्रिफरेंशियल राइट्स विथ रिगार्ड टू। राइट शेयर्स इंजॉय किस में करता है? प्रिफरेंशियल राइट विथ रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है पेमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, थर्ड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, क्योंकि सेक्शन 81 ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसमें से क्या होता है? प्रिफरेंशियल राइट्स का रिगार्ड ये नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव। अब देखते हैं प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर। प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड कब होता है? जब MR = MC होता है, तब प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स अंडर कैपिटल गेन्स हेड्स ऑफ इनकम। तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन के अंदर में कौन सा हेड में, मतलब कौन सा नहीं आता है कैपिटल एसेट्स में? तो ये क्या में नहीं आता है? हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आएगा दोस्तों? स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि उसमें गुडविल ऑफ बिजनेस भी आएगा, एग्रीकल्चर लैंड आएगा, ज्वेलरी आएगा। क्या नहीं आएगा? तो स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो मार्केट सब डिवाइडेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बिजनेस एथिक्स रिलेट्स टू। तो बिजनेस एथिक्स को किससे रिलेट्स किया जाता है? एन इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप्स डिसीजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? तो रेलिवेंट कॉस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है वेज रेंट एंड मटेरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। वेज रेंट और मटेरियल्स किसका एग्जाम्पल है? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अब है नेक्स्ट, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट मतलब क्या बोला इसमें? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट के टाइम कौन सा यूज़ होता है? तो यूज़ होता है इसमें, क्या यूज़ होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूज़ होता है। सेल्स कमीशन आर क्लासिफाइड एज। सेल्स कमीशन को किस में क्लासिफाइड किया जाता है? तो पीरियड कॉस्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि है इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इफ़ द डायरेक्ट लेबर इज ₹42,000, डायरेक्ट लेबर कितना है? तो 42,000, FOH 40% एंड कन्वर्जन कॉस्ट
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ FOH का क्या अमाउंट होगा? तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा? 42,000 इंटू 40 जितना मतलब 100 से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 40/60 तो कितना आ गया आंसर? 28,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ परफेक्ट साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स को नहीं कर सकते हैं कंसिडर्ड। क्यों नहीं क्या कर सकते परफेक्ट साइंस? बिकॉज क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल। क्या बोला है? फर्स्ट ऑप्शन अनप्रिडिक्टेबल होता है ह्यूमन बिहेवियर। सेकंड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शन इकोनॉमिक वेरिएबल। इसको प्रिडिक्ट करना, एकदम करेक्ट प्रिडिक्ट करना, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है बोल रहे हैं। एंड थर्ड है इकोनॉमिस्ट डू नॉट हैव कॉमन ओपिनियन। इकोनॉमिस्ट के पास कोई कॉमन ओपिनियन नहीं होता अबाउट ए पर्टिकुलर इकोनॉमिक इवेंट। तो ये तीनों ही हो जाएगा दोस्तों। परफेक्ट साइंस इसमें नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इन द लॉन्ग रन प्राइस इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय। तो लॉन्ग रन प्राइस किस में गवर्न करता है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं ए मोनोपोलिस डिमांड कर्व इज। ए मोनोपोली डिमांड कर्व क्या है? तो ये मोनोपोली डिमांड कर्व है सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोली कर्व होता है, डिमांड कर्व है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टोटल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। तो टोटल प्रॉफिट को कॉम्पिटिटिव मार्केट में कहाँ पे दिखाया जाता है? तो ये टोटल रेवेन्यू लेस, मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का माइनस क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है GDP इज डिफाइंड एज। तो GDP को का मतलब क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, पूरे क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स मतलब मार्केट में गुड्स का जो वैल्यू होता है और सर्विस होता है प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जो उसका एक पूरे साल में उसका जो वैल्यू होता है और सर्विस जो मिलता है उसको इसमें डिफाइन किया जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है? GDP, ठीक है। अब देखते हैं विच इज़ द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो इसमें क्या बोला है कि बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट किस में किया जाता है? तो वो होता है नाबार्ड में। और नाबार्ड कब स्टार्ट हुआ? तो 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंड डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मैनिपुलेशन इन CRR इनेबल्स द RBI टू। तो क्या क्या होता है? इन्फ्लुएंस द लैंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। तो सप्लाई में मनी को कहाँ पर रेफर किया जाता है? तो टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि है ऑप्शनल मनी इज अ। तो ऑप्शनल मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी एक नॉन लीगल टेंडर मनी होता है। क्वेश्चन नंबर 190 होता है, क्या है? इफ RBI wants to decrease the money supply in order to check इन्फ्लेशन इट विल क्या होता है? द RBI wants to decrease the money। RBI क्या चाहता है? मनी को डिक्रीज करना, सप्लाई इन ऑर्डर टू चेक इन्फ्लेशन इट विल ये क्या हो जाएगा? सेल बॉन्ड्स, इंक्रीज CRR, हाइक बैंक रेट, इनमें से चारों ही होगा। अब देखते हैं CRR का क्या मतलब होता है। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व एंड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेशन इज ए स्टेट व्हेन। डिफ्लेशन क्या है होता है? डिफ्लेशन इज ए स्टेट व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। डिफ्लेशन कब होता है? जब प्राइस गिर जाता है तभी डिफ्लेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये है प्रोसेस थ्योरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप कैन नॉट बी क्या होता है? द फंक्शंस अप्रोच टू लीडरशिप एम्फेसाइजेस दैट। फर्स्ट ऑप्शन है द वेरियस फंक्शंस ऑफ लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। सेकेंड है लीडरशिप रिसाइड्स इन ए पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट इन द फंक्शंस। थर्ड है बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ क्या है? नीदर ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ए इन फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज। क्या होता है? टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो और दो से ज़्यादा जब कंपनी को कंबाइन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मर्जर। एक कंपनी को क्या किया जाता है? टू और मोर कंपनीज, दो और दो से ज़्यादा कंपनी को एक ही में इंक्लूड किया जाता है तो वो क्या होता है? मर्जर। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कौन सा इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं आता है दोस्तों? प्राइसिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप। तो प्राइसिंग नहीं आएगा। मैनेजमेंट में प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। सेंट्रलाइजेशन को क्या किस चीज़ को रेफर करता है? तो द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ड्यूरिंग द डाउन टर्न पोर्शन ऑफ ए बिजनेस साइकिल द इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इकोनॉमी को कहाँ पे कैरेक्टराइज किया जाता है दोस्तों? फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट में। द रिसेंटली इमर्ज टाइप ऑफ ए मैनेजरियल जॉब इज क्या होता है? रिसेंटली इमर्ज टाइप ऑफ ए मैनेजरियल जॉब का मतलब क्या होता है? तो टीम लीडर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए जो कि है ए फिल इन द ब्लैंक्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड हैज़ क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या हो जाएगा? अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड हैज़ क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग। So friends, if you want more such informative videos then please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.